हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और आज हम करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। लास्ट हम रेस्पिरेशन कर रहे थे। जो हम रेस्पिरेशन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, थर्ड पार्ट में आती है इंटरनल रेस्पिरेशन और फोर्थ पार्ट में आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो 3 पार्ट थे वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चौथा पार्ट आज हम करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो ग्लूकोज है फिर उसके बाद हमारे सेल तक पहुंचता है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन के सेल तक ग्लूकोज पहुंचता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये 2 तरह की होती है। एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड की ऑक्सीडेशन होती है ना, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इस टाइम पे जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है C6H12O6। ये क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम बात करें यीस्ट की या कुछ बैक्टीरिया की, यीस्ट और बैक्टीरिया में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो C6H12O6 जब ये प्लांट्स में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, प्लांट्स में इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो उस केस में क्या निकलता है? इथाइल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और प्लांट को एनर्जी मिलती है। फिर सेकंड आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। जो अनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद क्या निकलता है? कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आगे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन रहे हैं और प्लस 2870 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में और जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टडी है ये सबसे पहले करी थी एमलन मायरो पाथवे ने, इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल है इसको बोलते हैं EMP पाथवे। जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें दोनों तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक भी होती है और अनारोबिक भी होती है। और ये वाला जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? हम सेल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने सेल का स्ट्रक्चर करा था तो उस टाइम पे हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी प्रॉपर डिटेल में करा था, तो इसलिए यहाँ दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन होती है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्लूकोज के एक एटम की डिकम्पोजिशन होती है तो उसके बाद क्या बनता है? पाइरुविक एसिड के 2 एटम बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक एटम की ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पाइरुविक एसिड के 2 एटम्स बनते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ना इसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एटीपी के 2 एटम्स। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के 2 एटम्स चाहिए प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और एट द एंड हमें एटीपी के 4 एटम्स बनते हैं। ठीक है, एटीपी के हम प्रोसेस की स्टार्टिंग में हम एटीपी के 2 एटम्स यूज करते हैं और बाद में हमें एटीपी के 4 एटम्स और ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो इट मींस जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है इसमें 2 एटीपी के जो एटम्स है वो एक्स्ट्रा
बन रहे हैं, हमें 2 एटीपी के एटम्स एक्स्ट्रा ऑब्टेन हो रहे हैं। तो जो एटीपी के 2 एटम्स है उससे हमें मिलती है 8000 की एनर्जी, 8000 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 2 एटम से कितनी मिलेगी, 16000 कैलोरी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होएगी। और जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ भी मिलता जुलता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ भी मिलता जुलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ कैसे कि एटीपी यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं, एनारोबिक के साथ कैसे मिल रहा है कि इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इट मीन्स कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ भी मिलता जुलता है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलकर NAD को कन्वर्ट करते हैं 2NADH2 में। और जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे हमें एंजाइम्स वगैरह की ज़रूरत होती है वो एंजाइम्स हमें मिलते हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ही। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट आता है क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है ये दिया था हैंस क्रेब्स ने 1937 में। और जो क्रेब्स साइकिल वाला प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसके लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसमें होता है जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होकर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया को पायरुवेट की ब्रेकडाउन से। और साथ ही साथ एडीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के भी बनते हैं। एडीपी क्या होता है, एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म एक बार ध्यान में रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो क्रेब्स साइकिल है ना इसमें हाइड्रोजन एटम के 4 पेयर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के 4 पेयर्स रिलीज होते हैं, राइट। और ये वाला जो कंप्लीट साइकिल है इसमें जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से आगे फिर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो क्रेब्स साइकिल है, जब क्रेब्स साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। और जो हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, क्रेब्स साइकिल में ही सबसे ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और कहीं पे भी एटीपी मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा नहीं बनते जितने क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। अब बात आती है एनर्जी की। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इसमें, जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से एटीपी का 1 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एटीपी का 1 मॉलिक्यूल बनता है, NADH के 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, आगे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इसमें करेंगे। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होने के बाद ठीक है क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल बन रहा है एटीपी का और 5 बन रहे हैं NADP के, ठीक है, सॉरी NADH के। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल बन रहा है NADH2 का। ठीक है, अब आगे देखो, जो NADH का 1 मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो NADH के 1 मॉलिक्यूल से 3 बन रहे हैं ATP। ठीक है, NADH के 1 मॉलिक्यूल से 3 ATP बन रहे हैं, तो NADH के 5 मॉलिक्यूल से टोटल ATP कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 15 बन जाएंगे। और NADH2 के 1 मॉलिक्यूल से ATP के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो मतलब इसका तो 1 ही था, 1 से कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ATP के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे, 15 NADH से बन गए और 2 बन गए NADH2 से बन गए। ठीक है, और ATP का 1 मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पर बन ही रहा है, तो टोटल हमारे पास ATP के 18 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। यहाँ नीचे इन्होंने भी यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है, मैंने साथ साथ करके दिखा दी सो दैट थोड़ा इजी हो जाए। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से
पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और पायरुविक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है ना, वहां से हमें 18 जो है एटीपी मिलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल से कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज होंगे। तो मतलब कि जो ग्लाइकोलिसिस का सारा प्रोसेस है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होती है एक मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज के की, तो उसमें फिर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, राइट। ये है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब जब सबसे पहले ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है। जब हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कंज्यूम करे जा रहे हैं, प्रोटीन हम कंज्यूम नहीं कर रहे, और बट हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होती है जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एक नोट दे रखा है और इसके बाद रेस्पिरेशन के रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे यूनिट्स में टूट जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इससे हमारी बॉडी का जो वेट है वो भी रिड्यूस होता है। रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है। साइनाइड, साइनाइड एक पॉइजन है। साइनाइड जो पॉइजन है ना, जब ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाए, किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर चली जाए, तो उस पर्सन की जो डेथ है ना विद इन सेकंड्स हो जाती है साइनाइड पॉइजन से। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो साइनाइड पॉइजन है ना, ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तोड़ देता है, जिसके चलते हुए पर्सन की विद इन सेकंड्स डेथ हो जाती है। यूस्टेचियन ट्यूब्स, यूस्टेचियन ट्यूब्स का क्या काम होता है, ये हमारा जो ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम के दोनों साइडों पे प्रेशर इक्वलाइज करने में हेल्प करती है यूस्टेचियन ट्यूब्स। अब हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। कैसे बनती है, जो हमारी आई का रेटिना होता है ना, आई के अंदर जो रेटिना होता है वो जिस चीज को हम देखते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और परसेप्टर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल्स के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन है ना उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर उसके बाद हमारे ब्रेन में उस चीज की पूरी पिक्चर बन जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे न्यूट्रिएंट्स और उनके आगे काम क्या है, हमारी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।